हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 8 और वो है ओवर दी काउंटर मेडिकेशन यानी OTC मेडिकेशन। तो चलिए पहले इसको हम लोग मोटा मोटा सा समझते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में जो भी सारी चीज़ें पूछ रखी हैं उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। OTC का मतलब क्या होता है ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आज पूरा एक चैप्टर ही है इसी के ऊपर। तो OTC का मतलब होता है कि ओवर द काउंटर, यानी वो दवाएं जो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के जाके लेते हैं। यानी आपके सर में दर्द हुआ, आप गए फार्मासिस्ट के पास और कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे दवा दे दीजिए। तो आपने किसी डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखवाया, सिर्फ फार्मासिस्ट के पास गए, मेडिकल स्टोर पे गए और कहा कि मुझे दवा दे दीजिए, सर में दर्द है। तो उसने दवा दे दी, आपको खा लिए। ये भी क्या है, एक तरीके का OTC मेडिकेशन है। और दूसरा ये भी हो सकता है आप किसी मेडिकल स्टोर पे गए और उससे ये कहा कि मुझे पैरासीटामोल दे दीजिए। समझ में आ रही बात? आपने उससे ये नहीं कहा कि मेरे सर में दर्द है, आपने सीधे उससे कहा कि मुझे पैरासीटामोल दे दीजिए। उसने आपको दे दिया और आपने खा ली। तो ये भी क्या है, OTC है। यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो भी दवा ली जाए उसको हम लोग बोलते हैं OTC यानी ओवर द काउंटर मेडिकेशन या नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? तो OTC मीन्स ओवर द काउंटर। ठीक है, OTC का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पूछता है ऐसे। तो इसका मतलब होता है ओवर द काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, और इसको नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग भी बोलते हैं। तो दीज आर द ड्रग्स विच कैन बी परचेज्ड विदाउट वैलिड प्रिस्क्रिप्शन। तो ये वो दवाएं होती हैं जिसको हम लोग क्या है, बिना किसी वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के इसको हम लोग बाई कर सकते हैं। वैलिड प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखे, और दूसरा ये कि मान लीजिए किसी के पास गए और उन्होंने आप किसी आदमी के पास गए, उसने कोई दवा लिख दी और आप वैसे ही लेके आ गए उसको। तो वो कोई क्या है, डॉक्टर नहीं था, फिजिशियन नहीं था, कोई फार्मासिस्ट नहीं था, एक नॉर्मल सा आदमी था, उसने लिख के दे दिया और आप वो दवा लेके आ गए। तो वो भी क्या होगा, एक तरीके से OTC होगा। वो भी एक तरीके से क्या होगा, OTC मेडिकेशन होगा, इसलिए कि वो वैलिड नहीं था। वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के लिए कुछ रूल रेगुलेशन है जो पीछे मैं बता भी चुका हूँ। तो जैसे कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स आ गई। एंटीपायरेटिक मतलब जो बुखार वगैरह को ठीक करने के लिए दवाएं यूज होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। जैसे कि एसिटामिनोफेन यानी पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, और क्या कहते हैं एस्पिरिन हो गया। ऐसे ही एक्सपेक्टोरेंट जो खांसी वगैरह की दवाएं आती हैं, ऐसे एनाल्जेसिक बाम वगैरह आप जाते कहते हैं कि झंडू बाम दे दीजिए। समझ में आ रही बात? तो इस टाइप के जो बाम वगैरह आते हैं वो हो गए। ऐसे ही क्या एक्ने क्रीम यानी मुहासे वगैरह हो गए, और आपने कहा कि मुहासे वगैरह हो गए, मान लीजिए चेहरे पे या कहीं पे भी मुहासे हो गए, कहीं पे दाना निकल गया, आप फार्मासिस्ट के पास गए, कहा कि मुझे दाना हो रहा है, मुहासा हो रहा है, दवा दीजिए, उसने क्रीम निकाल के दे दी ऐसे। तो ये सब क्या होते हैं, OTC मेडिकेशन होते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो टॉपिक इसमें पूछा है आपके सिलेबस में, वो पूछा है नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन OTC मेडिकेशन डिस्पेंसिंग। यानी जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन है, जो ड्रग है, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के डिस्पेंस किया जा रहा है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो उसमें क्या कहते हैं, जो फार्मासिस्ट है उसकी क्या जरूरत है और उसका क्या रोल है। ठीक है, तो दोनों चीजों को इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो फार्मासिस्ट आर द पर्सन whom people contact for OTC मेडिकेशन जनरली। तो आमतौर से OTC मेडिकेशन के लिए लोग किसके पास जाते हैं, तो जाते हैं फार्मासिस्ट के पास। सो देयर इज अ ग्रेट डिमांड ऑफ फार्मासिस्ट फॉर OTC मेडिकेशन। इसलिए क्या कहते हैं, फार्मासिस्ट की OTC मेडिकेशन के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत नीड है उसकी। ठीक, when they are initial point of the contact for OTC medication, they should be careful regarding their responsibilities of OTC medication। इसका मतलब यह है कि जो फार्मासिस्ट हैं वो क्या इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, यानी OTC मेडिकेशन के लिए लोग सबसे पहले किससे कांटेक्ट करते हैं, तो फार्मासिस्ट से करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि फार्मासिस्ट को अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे रिगार्डिंग केयरफुल होना चाहिए। अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो सब आगे आ रहा है। ठीक है, तो इनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने के लिए उनको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए OTC मेडिकेशन से रिगार्डिंग। ठीक, पॉइंट ये भी है, इसको यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा। तो और क्या है, दे शुड ट्रैक, ये ट्रेड नहीं है, ये ट्रैक है। क्या है, ट्रैक। दे शुड ट्रैक द यूज ऑफ OTC मेडिकेशन, यानी OTC मेडिकेशन जो है तो उसके यूज को क्या है, इसको ट्रैक करना चाहिए। ट्रैक करने का मतलब ये है कि जैसे कोई आदमी, कोई लड़का है, मान लीजिए 20 साल का, 22 साल का, वो बार बार क्या है, एक ही दवा को लेके जा रहा है, बार बार एक ही दवा को लेके जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है वो मतलब ड्रग के तौर पे उसको यूज कर रहा है, नशे के तौर पे उसको यूज कर रहा है।
कहीं उसको इससे एडिक्शन तो नहीं हो गया है। तो ये कह रहे हैं कि अगर ओटीसी मेडिकेशन का कोई मतलब गलत तरीके से यूज़ कर रहा है तो उसको ट्रैक भी करना है, कि उसको ट्रैक करना है, देखना है कि ये क्या कर रहा है इस दवा का, ठीक। और क्या है, दे आर रिक्वायर्ड टू लिमिट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओटीसी मेडिकेशन। ये कह रहे हैं ओटीसी मेडिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या करना, लिमिट करना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि कोई चीज़ बार बार हो रही है, यानी मान लीजिए मैं किसी मेडिकल स्टोर पे जाके एक ही दवा को बार बार ले रहा हूँ, एक ही दवा को बार बार ले रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं जाके पैरासीटामोल बार बार ले रहा हूँ, बार बार ले रहा हूँ, तो फिर ये क्या बात है यार, क्यों इतनी मतलब इतना, तो इसको हर वक्त इसको बुखार तो रहता नहीं है, क्या बात है, ये बार बार क्यों ले रहा है। मतलब ये है कि अब उससे पूछे ये बाकायदा कि भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्यों बार बार तुम पैरासीटामोल लेके जा रहे हो, क्या खा रहे हो, बेच रहे हो, कर क्या रहे हो इसका, तुम समझ में आ रही बात। अगर तुमको कुछ ऐसी बीमारी है जो इसके खाने से ठीक नहीं हो रही है तो जाके किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो यही कह रहे हैं इसका मतलब कि जो ओटीसी मेडिकेशन उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हो रही है, यानी कोई आदमी है जो बार बार ओटीसी मेडिकेशन ले रहा है, यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन के आके दवाएं ले रहा है, तो उसको भाई फिर उसको क्या करना, लिमिट करना, उसको कम करना है। भाई तुम ऐसा ना करो, बल्कि जाओ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, किसी फिजिशियन को दिखाओ और अपनी क्या कहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान करो, ठीक। ऐसे ही क्या है, द फार्मासिस्ट शुड रेज द अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओटीसी मेडिकेशन, सेफ्टी, करेक्ट यूजेज, डोजेज एंड स्टोरेज। तो फार्मासिस्ट की ये भी जिम्मेदारी है कि क्या कहते हैं जो ओटीसी मेडिकेशन है इससे रिगार्डिंग ये बातें बताएगा कि क्या कहते हैं उसकी सेफ्टी कितनी ज़रूरी है। यानी ये कि नहीं कि कोई भी दवा आपको मिली वैसे ही खा लिया बिना वेरीफाई किए, कुछ भी किए, जब मन किया जो दवा खा ली, ऐसे नहीं होता है, बल्कि हर दवा का एक इफेक्ट होता है और ये दवा की क्वालिटी कैसी है नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग क्या कहते हैं ये अवेयरनेस को रेज करेगा, बढ़ाएगा। यानी कोई दवा लेके जा रहा है तो उसको बताएगा कि भाई ये दवा सेफ़ है कि नहीं है, यानी तुम ये दवा खा रहे हो तुम्हारे लिए सेफ़ है कि नहीं है। फिर उसका और क्या बताएगा, उसमें उसका करेक्ट डोज भी बताएगा कि तुमको ये दवा कितने में खानी है, कितनी 2 गोली खानी, 4 गोली खानी, दिन में 1 बार खाना, 2 बार खाना, ऐसे ही उसका डोजेस फॉर्म बताएगा। और क्या, स्टोरेज बताएगा, यानी दवा अगर लेके जा रहे हो उसको कैसे रखोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसका जो इम्पोर्टेंस है इसके रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करेगा, ठीक। ऐसे ही दे शुड अवेयर द पीपल अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ ओटीसी मेडिकेशन। ऐसी ओटीसी मेडिकेशन का क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में लोगों को बताएगा, क्या उसके नुकसान हैं उसके बारे में उनको बताएगा। यानी आदमी बिना किसी डॉक्टर के दिखाए दवा अपनी मर्जी से खा रहा है तो ये कभी कभार बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, इसलिए कि बीमारी कुछ और थी और इसको लगा कि मुझे बीमारी कुछ और है और दवा उसके हिसाब से, और दवा बिना किसी डॉक्टर से पूछे, बिना किसी फिजिशियन से पूछे खा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। तो इसलिए इसके जो ये डिसएडवांटेज है उसके बारे में भी लोगों को बताएगा। While providing OTC medication, the pharmacist should analyze patient symptoms condition to decide whether the medicines are suitable or not। ऐसे कह रहे हैं कि जब वो OTC मेडिकेशन प्रोवाइड करेगा, यानी किसी ने आके उसको दवा मांगी और वो दे रहा है, तो उस वक्त तो क्या करेगा, वो एनालाइज भी करेगा कि जो पेशेंट है उसके क्या सिम्टम्स है, उसकी कंडीशन को भी देखेगा। समझ में आ रही, उसने कोई दवा मांगी तो उसकी ये भी देखेगा कि इसकी क्या कंडीशन है, ये दवा अपने लिए ही ले रहा है, अपनी बीमारी के लिए ले रहा है या किसी और के लिए ले रहा है। तो क्या कहते हैं वो फार्मासिस्ट उसकी कंडीशन को भी देखेगा, ठीक है, और उसके सिम्टम्स वगैरह भी देखेगा और फिर देखेगा कि ये जो दवा मांग रहा है उसके लिए ये दवा सूटेबल है कि नहीं है। यानी इसके सिम्टम्स तो कुछ और हैं और दवा किसी और चीज़ की मांग रहा है, तो उसको बताएगा कि ये तुम्हारे लिए सूटेबल दवा ये नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए ये मुनासिब दवा है, उसको तुमको लेना चाहिए। और क्या, द फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वाइल डिस्पेंसिंग ओटीसी ड्रग। और ये कह रहे हैं कि जब ओटीसी ड्रग वो क्या कहते हैं डिस्पेंस कर रहा है तो उससे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं ज़रूरी, कि आपको कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना, अगर एक दवा छूट जाए तो क्या करना है, नहीं करना है, तो जो भी दवा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारी बताएगा, उसका स्टोरेज कंडीशन क्या है। ऐसे ही दे शुड गाइड ऑन चूजिंग ओटीसी मेडिकेशन। मान लीजिए कोई एक आदमी उसको बुखार हो रहा है, अब वो ओटीसी मेडिकेशन ले रहा है तो उसको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं कौन सी दवा लूँ, ये लूँ कि ये लूँ, सोच रहा है यार कौन सी लूँ, मैं बुखार है मुझे आइबुप्रोफेन लूँ कि एस्पिरिन लूँ कि एसिटामिनोफेन लूँ। तो ये क्या है, फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि उसको सही बताया कि आपके लिए मुनासिब कौन सा है। तो उसमें क्या करेगा, ये गाइड करेगा पेशेंट को, ठीक। ऐसे ही दे शुड एडवाइज द पेशेंट टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर्स, फिजिशियंस और मेडिकल स्टाफ
फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, और ये भी लोगों को मतलब एडवाइस देगा कि देखो बीमारी हो तो डॉक्टर वगैरह से जाके मिलो, फिजिशियन से मिलो, खुद से दवा ऐसे मतलब आके लेके खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसे ही द फार्मासिस्ट शुड एडवाइज द पेशेंट टू कॉन्टैक्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल इफ एनी ड्रग शोर सिवियर एडवर्स इफेक्ट। ये कह रहे हैं कि ओटीसी मेडिकेशन को अगर खाया उसने और कोई क्या कहते हैं उसको तगड़ा साइड इफेक्ट दिख रहा है, कोई तगड़ा एडवर्स इफेक्ट दिख रहा है, तो फिर कह रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहें कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमको डांटेगा बोलेगा, ऐसा ना करो, बल्कि जाके बताओ कि मैंने ये दवा खाई थी और मुझे अब ये कंडीशन है। ये नहीं कि घर में चुप के बैठे हैं तो फिर बैठे रह जाओगे घर में, ठीक है। द फार्मासिस्ट शुड एडवाइज द पेशेंट टू वेरीफाई द ड्रग्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इफ दे आर टेकिंग मल्टीपल ओटीसी ड्रग्स। मान लीजिए कोई पेशेंट है और उसने क्या किसी बीमारी के लिए 3-4 दवाएं मांग ली कि हमको ये दवा दे दीजिए, हमको ये बीमारी है, तो उसने वो दवा तो देखिए उसने दवाएं 4-5 मांग ली, तो अब ये कह रहा है कि फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी ये है कि उससे कहे कि तुम ये दवाएं तो मांग रहे हो, पहले इनके सबके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट तो देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर भी वही एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके अंदर भी क्या है वो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, और तुम दोनों को एक साथ मिला के खा रहे हो तो कुछ ज़्यादा ही असर कर दे और फिर क्या है ओवर डोजिंग हो जाए और तुम क्या है फिर और ज़्यादा बीमार पड़ जाओ और मौत के करीब पहुँच जाओ या तुम्हारी डेथ हो जाए। तो कह रहे हैं कि पहले एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को देख लो ओटीसी मेडिकेशन लेते वक्त, ठीक। अब एक टॉपिक है ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर ओटीसी मेडिकेशन के रिगार्डिंग क्या बातें बताई गई हैं, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारे इंडिया के अंदर इसका क्या रिवाज है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यानी असल में इसका मतलब ये है कि इसकी परमिशन है कि नहीं है और है तो कितनी हद तक है, किन दवाओं के लिए है, ये इस टॉपिक का मतलब है, ठीक है। तो द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स आप ये पढ़ चुके हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 ये पढ़ चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर ये एक एक्ट है, ठीक, डिवाइडेड द ड्रग्स इन सेवरल कैटेगरीज। तो इस एक्ट ने क्या किया, बहुत जो भी दवाएं हैं उनको क्या अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्या किया, डिवाइड कर दिया, बांट रखा है, जिसको हम लोग अलग अलग शेड्यूल से जानते हैं। एंड प्रोवाइड प्रोविजंस डायरेक्शंस एंड सजेशंस रिगार्डिंग द ड्रग्स। और ये कह रहे हैं जो भी दवाएं हैं उनके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोविजंस हैं, यानी बहुत सारे बहुत सारे क्या है कानूनी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी डायरेक्शंस दी गई हैं उसके लिए। कुछ दवाओं के लिए क्या है सजेशंस दी गई हैं कि आपको इसको कैसे लेना नहीं लेना, आपको अगर ये दवा है तो किसी मेडिकल प्रोफेशनल के गाइडेंस में लेंगे, और ये दवाएं हैं जो हाउस होल्ड है सपोज दैट तो उसको आप खुद से ले सकते हैं, ये दवाएं हैं आप इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते। तो लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत सारे रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं इंडिया के अंदर। तो क्या कहते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी ये जो एक्ट है उसने क्या बहुत सारे प्रोविजंस हैं, डायरेक्शन और सजेशंस हैं दवा से रिलेटेड, जैसे कि विच ड्रग कैन प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट इफ दे आर बीइंग यूज्ड विदाउट सुपरविजन ऑफ ए मेडिकल प्रोफेशनल। ये कह रहे हैं कि उसमें ये बता रखा है कि कौन सी दवाएं हार्मफुल हो सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस इफेक्ट कर सकती हैं अगर उसको क्या है बिना किसी मेडिकल प्रोफेशनल के सुपरविजन के, यानी अगर उनकी निगरानी में वो दवाएं नहीं खाई जाएंगी, खुद से कोई जा रहा है मेडिकल स्टोर से लेके खा ले रहा है उन दवाओं को, तो उसके लिए वो क्या है बहुत डेंजरस हो सकती हैं। ऐसे क्या है विच ड्रग कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, और वो कौन सी दवाएं हैं जिनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचा जा सकता है। कुछ बातें ध्यान रखिए जो मतलब उस जो हमारा ये एक्ट है उससे कुछ बातें निकल के आती हैं, तो वो क्या है द ड्रग्स डू नॉट कम अंडर द शेड्यूल H and H1 and X कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए फार्मासिस्ट और ड्रग स्टोर। तो वो दवाएं जो शेड्यूल H या H1 या X के अंडर में नहीं आती, यानी इन शेड्यूल में नहीं आती, उसके अलावा जो दवाएं हैं उनको क्या है बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के हम एक किसी फार्मासिस्ट से या किसी मेडिकल स्टोर से ड्रग स्टोर से उसको लिया जा सकता है, उसको ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे क्या है शेड्यूल G ड्रग्स शुड नॉट बी टेकन विदाउट ए मेडिकल सुपरविजन, और जो क्या कहते हैं शेड्यूल G वाली दवाएं जो हैं उसको क्या कह रहे हैं बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के यानी किसी निगरानी के बगैर उसको नहीं लेंगे, यानी कोई डॉक्टर फिजिशियन फार्मासिस्ट उनसे पूछ के उनकी निगरानी में ही वो दवाएं लेंगे जो शेड्यूल G के अंदर आती हैं। ऐसे कुछ हाउस होल्ड दवाएं हैं, ठीक है। हाउस होल्ड ड्रग्स आर कॉमनली ऑब्टेन्ड एज ए ओटीसी मेडिकेशन, और जो हाउस होल्ड दवाएं हैं उसको ओटीसी मेडिकेशन के तौर पे आमतौर से लिया जाता है। जैसे कि उनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया तो इसको ले सकते हैं मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी निगरानी के। ऐसे ही लिक्विड पैराफिन हो गया जो कि मतलब एक तरीके का लेग्जेटिव होता है। ऐसे ही बैक्टीरियल टॉपिकल ऑइंटमेंट, यानी किसी को ऊपर खुजली उजली हो रही है तो उस पर लगाने के लिए जो दवा लेते हैं। ऐसे ही एंटासिड यानी एसिडिटी हो रही है पेट में तो आप देखते हैं कि आमतौर से मिलता रहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया गया लेके आया कोई पी लिया पानी में डाल के।
ऐसे क्या एंटी डायरियल ड्रग जो है तो उसको ले सकते, वो भी क्या है मतलब आप उसको बिना ओटीसी के ले सकते हैं। ऐसी एंटी अल्सर जो ड्रग्स होती हैं उसको ले सकते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले सकते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं, ये सारी दवाएं मैं पढ़ा चुका हूँ। ऐसे विटामिन वगैरह को बिना प्रिस्क्रिप्शन के लिया जा सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह जो आती हैं तो उसको भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। ये तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, जो मतलब ओटीसी मेडिकेशन के जो मतलब जो कि कॉमनली लिए जाते हैं। अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस में सेल्फ मेडिकेशन। तो सेल्फ मेडिकेशन की डेफिनेशन क्या है, तो WHO के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन ये है कि द यूज ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स टू ट्रीट सेल्फ डायग्नोस्ड डिसऑर्डर और सिम्टम्स विदाउट द एडवाइस ऑफ ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल। प्रोडक्ट इसका मतलब क्या है, तो कह रहे हैं कि मेडिकल प्रोडक्ट्स का यूज करना यानी दवाओं का यूज करना अपने सेल्फ डायग्नोस्ड डिसऑर्डर यानी खुद से बीमारी को क्या किया, डायग्नोस्ड किया। यानी उसको लगा कि मुझे बुखार है, समझ में आ रही, किसी डॉक्टर के पास नहीं गया बल्कि खुद से मान लीजिए अपना बुखार चेक कर लिया और खुद ही से क्या है फिर दवा भी ले ली। समझ में आ रही बात। तो यही कंडीशन है कि सेल्फ डायग्नोस्ड डिसऑर्डर यानी अपने जो उसके बीमारी है, जो डिसऑर्डर है, उसको खुद से उसने क्या किया, डायग्नोस किया, खुद से चेक किया। किसी डॉक्टर के पास, किसी मेडिकल प्रोफेशनल के पास नहीं गया और फिर उसको अपने डायग्नोस्ड बीमारी जो है उसको जो उसने खुद से डायग्नोस्ड किया, खुद से चेक किया है, उसको ट्रीट करने के लिए अगर वो मेडिकल प्रोडक्ट यानी दवा वगैरह लेता है बिना किसी क्या कहते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल के एडवाइस के, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ मेडिकेशन। समझ में आया। मुझे कोई बीमारी हुई, मैं किसी डॉक्टर फिजिशियन किसी के पास नहीं गया, खुद से मैंने अपना अंदाजा लगाया कि मुझे ये बीमारी है। इसके दो शक्ल हो सकती है। एक शक्ल ये हो सकती है कि मुझे लगा कि मुझे कोई बीमारी है तो मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं, किसी के पास गया, किसी डॉक्टर फिजिशियन के पास गया और मुझे उसको बताया कि मुझे ये बीमारी है, उसने ये दवा दे दी और मैं लेके आया, उसको खा लिया। एक तो ये हो सकता है। दूसरे कि मैं किसी डॉक्टर फिजिशियन किसी फार्मासिस्ट के पास न जाके मैं गया डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पे, मैंने कहा कि मुझे ये वाली दवा दे दो और लेके आया, मैं उसको खा लिया। तो ये भी क्या है, सेल्फ मेडिकेशन है। और दूसरे ये भी हो सकता है कि मैं मतलब किसी भी फार्मासिस्ट किसी के पास नहीं गया बल्कि अपने घरेलू जो चीज़ें थी, जैसे कि मान लीजिए दालचीनी हो गया, उसको वो एक तरीके से उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल इफेक्ट होते हैं, तो मैंने दालचीनी को क्या शहद के अंदर डाला यानी जो हनी आती है उसके अंदर डाला और खुद से पेस्ट बना के मैंने उसको खा लिया। मुझे खांसी आ रही थी, मैं किसी डॉक्टर किसी फिजिशियन किसी के पास नहीं गया, मैं कहा यार खांसी है, तो फिर मैंने अदरक में क्या किया, जो शहद है जो हनी होता है उसके अंदर नींबू डाला, निचोड़ा और उसको पी लिया। ऐसे ही चाय बनाई, उसके अंदर क्या कहते हैं मैंने नींबू डाला, उसको पी लिया। अदरक का अर्क निकाला, अदरक का अर्क निकाला यानी अदरक का जूस निकाला, उसमें नमक डाला, उसको चाट लिया, उसको खा लिया। तो समझ में आ रही है ये क्या कर रहा हूँ, अपनी बीमारी को खुद से डायग्नोस्ट करना और खुद से उसका इलाज करना, इसको बोलते हैं सेल्फ मेडिकेशन। ठीक। अब एक टॉपिक है इसमें, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रोमोटिंग सेफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन। ये कह रहे हैं कि लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जैसे कि आपने समझ लिया कि सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है। तो कह रहे हैं कि सेल्फ मेडिकेशन लोग कर रहे हैं तो उसको कैसे सेफ बनाया जाए। समझ में आ रही बात। सेल्फ मेडिकेशन को कैसे सेफ बनाया जाए, इसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है। यानी सेल्फ मेडिकेशन मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इस सेल्फ मेडिकेशन को कैसे सेफ बनाया जाए यानी लोगों के लिए हार्मफुल ना हो, तो उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है। ठीक है, ये टॉपिक है। मैं टॉपिक को इसलिए डिफाइन करता हूं कि अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आंसर तो आप बहुत सारा खुद से भी बना के लिख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, तो फिर आंसर क्या है वो गलत लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक। तो क्या करेगा इसका फार्मासिस्ट का क्या रोल है इसमें, तो दी फार्मासिस्ट शुड एडवाइज द पीपल दैट इट इज नॉट गुड आइडिया टू ट्रीट सेल्फ विदाउट प्रॉपर नॉलेज, अदरवाइज इट मे बी डेंजरस। ये कह रहे हैं कि फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि लोगों को ये कहेगा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपको नॉलेज भी नहीं है बीमारियों के बारे में सही से, उसके इलाज के बारे में सही से, और फिर क्या है खुद आप क्या है खुद से अपना इलाज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। अगर आपको अच्छे से मालूम है कि मुझे यही बीमारी है और इस बीमारी के लिए यही दवा यूज होती है, तब तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर आप क्या है किसी डॉक्टर फिजिशियन या किसी फार्मासिस्ट के पास कांटेक्ट करिए, उनसे दवा लीजिए। ऐसे क्या है, फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड सेफ एंड गुड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। ये कह रहे हैं अगर इसके पास कोई दवा लेने के लिए आता है और सीधे दवा मांगता है, तो ये कह रहे हैं उसको अच्छी दवाएं देगा, सेफ दवाएं देगा, ये नहीं कि घटिया क्वालिटी की दवाएं दे रहा है। ठीक। ऐसे ही दी फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड
ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और कोई ऐसी दवा लेके और कोई आ रहा है दवा मांग रहा है डायरेक्टली, तो ये कह रहे हैं उस दवा से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं, जो मेन बातें हैं वो बताएगा ज़रूर उसको, ठीक है। ऐसे ही फार्मासिस्ट शुड एडवाइज द पेशेंट टू विजिट द डॉक्टर्स फिजिशियंस इफ सेल्फ मेडिकेशन इज इनइफेक्टिव। ये कह रहे हैं कि कोई आदमी है उसने खुद से अंदाज़ा लगाया कि मुझे ये बीमारी है और खुद से वो अपना इलाज कर रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि फार्मासिस्ट की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर इसको पता लग रहा है कि इसकी जो बीमारी है वो क्या है, ठीक नहीं हो रही है, इसका जो ये मेडिकेशन है, जो अपना ये सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है, ये इनइफेक्टिव है, तो ये कह रहा है कि अब उनको एडवाइस देगा। अब तो फार्मासिस्ट की अब जिम्मेदारी है कि उसको एडवाइस दे कि भाई अब रहने दो, बहुत कर लिया तुमने सेल्फ मेडिकेशन, जाओ किसी अच्छे डॉक्टर वगैरह को दिखाओ और अपना इलाज कराओ, वरना बीमारी क्रोनिक कंडीशन में पहुंच जाएगी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, झेल जाओगे फिर। ऐसे द फार्मासिस्ट शुड कंसिडर द कंडीशन ऑफ पेशेंट, ठीक है। इफ पेशेंट इज नॉट प्रेजेंट ही शुड आस्क अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। ये कह रहे हैं कि अगर कोई आके इस तरीके से दवा मांग रहा है तो फार्मासिस्ट की ये भी जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा सा ध्यान दे, कंसिडर करे कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अगर पेशेंट खुद नहीं आया, कोई और आया उसके लिए दवा मांग रहा है, तो फिर पेशेंट के सिम्टम्स वगैरह के बारे में मालूम करेगा ताकि ये समझ सके कि दवा जो ली जा रही है ये मुनासिब है कि नहीं उसके लिए, ठीक है। ऐसे ही इफ फार्मासिस्ट सीम्स दैट द ड्रग्स बीइंग आस्क्ड आर नॉट सुटेबल फॉर द पेशेंट ही शुड सजेस्ट द एप्रोप्रिएट मेडिसिन। ये कह रहे हैं कि फार्मासिस्ट ने उसको एक सिम्टम्स वगैरह मालूम किया, कंडीशन मालूम किया, और ये फिर देखा कि जो दवा मांगी जा रही है उसके लिए, उस बीमारी को ठीक करने के लिए उसके लिए मुनासिब नहीं है, तो कह रहे हैं कि सही दवा क्या करेगा, वो जो एप्रोप्रिएट दवा है, जो मुनासिब दवा है, वो सजेस्ट करेगा कि भाई आप ये दवा ना लेके ये ले जाओ, ये ज़्यादा अच्छी है, ठीक। ऐसे ही क्या कहते हैं, द फार्मासिस्ट शुड आस्क सम की क्वेश्चन रिलेटेड टू पेशेंट कंडीशन एंड मेडिकेशन हिस्ट्री। तो कह रहे कि जो फार्मासिस्ट है तो वो क्या करेगा, तो वो कुछ की क्वेश्चन पूछेगा, यानी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछेगा जो पेशेंट के सिम्टम्स कंडीशन से रिलेटेड है या उसकी मेडिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। यानी ये पूछेगा कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, नहीं है, उसको क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, ऐसी वो कब से बीमार है, कौन सी दवाएं खा रहा है, नहीं खा रहा है, तो ये सारी चीज़ें उससे पूछ सकता है ताकि एक अंदाज़ा लगा सके कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अब थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, थोड़ा प्यास लग गई है, उसके बाद आगे। अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस में जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी है नहीं, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा देता हूँ कि फिर बच्चे से कहते हैं सर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, वरना इस टॉपिक में आगे कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, समझ रहे हैं। इसलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक क्या है, रेस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स, या फिर यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, इसको कॉमा लगा लीजिएगा, माइनर एलिमेंट्स, एडवाइस फॉर सेल्फ केयर इन कंडीशंस सच एज। ये कह रहे हैं कि जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं या कोई छोटी मोटी बीमारियां दिख रही हैं, माइनर एलिमेंट्स का मतलब, एलिमेंट्स का मतलब ही होता है कि मतलब जो बीमारी सीरियस ना हो, छोटी मोटी बीमारी हो, तो ये कह रहे हैं कि जो सिम्टम्स हैं या छोटी मोटी बीमारियां हैं तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, यानी इसको क्या मतलब उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। रिस्पॉन्ड मतलब होता है कि रिस्पॉन्स करना, यानी जवाब देना। तो सिम्टम्स वगैरह दिख रहे हैं, कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, तो उसका कैसे रिस्पॉन्स किया जाए, यानी कैसे उसका इलाज किया जाए, ठीक है। और फिर एडवाइस फॉर सेल्फ केयर, और खुद से कैसे आदमी, जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी आ रहा है आपके पास और वो बता रहा है कि मुझे ये बीमारी है, तो आप पेशेंट को ये भी बताएंगे कि खुद से आप इस बीमारी का इलाज कैसे कर सकते हैं। यानी ये जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उसके सिम्टम्स भी बताएंगे कि यानी ये सिम्टम्स अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब आपको ये बीमारी है, और आप अपने घरेलू चीज़ों को यूज़ करके, हाउस होल्ड चीज़ों को यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो जो छोटी बीमारियाँ, कुछ सिम्टम्स हैं वो ये हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। यानी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कहीं पर भी दर्द हो रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। ऐसे ही कफ के बारे में आपको पढ़ना है, कोल्ड के बारे में पढ़ना है, डायरिया के बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टिपेशन के बारे में, वोमिटिंग के बारे में पढ़ना है, फीवर के बारे में पढ़ना है, सोर थ्रोट के बारे में पढ़ना है, स्किन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है। ऐसी ओरल हेल्थ के बारे में पढ़ना है। ओरल हेल्थ में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, एक माउथ अल्सर, डेंटल पेन एंड गम स्वेलिंग। इतनी चीज़ों के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो ये जो बीमारियां हैं इनके सिम्टम्स क्या हैं, दूसरे ये कि उसको आदमी खुद से कैसे मतलब अपना इलाज करेगा, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे। यानी आप समझिए फार्मासिस्ट हैं तो आप अपने पेशेंट को क्या एडवाइस देंगे कि आप अपना इलाज इसको घर पर रहते हुए कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों का घरेलू इलाज बताऊंगा और जो भी मुझे मालूम है वो बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके यहाँ पे उसके अलावा होती हैं, यानी आपके गांव में, आपके इलाके में कुछ ऐसे घरेलू इलाज है जो इसके अलावा होते हैं,
तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उससे हो सकता है कि मुझे भी फ़ायदा हो और बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा हो सकता है, और जब मैं दोबारा पढ़ाऊँगा तो उसको मैं बताऊँगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों की हम लोग सेवा कर सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस बीमारी के लिए, यानी हर बीमारी के जो क्या कहते हैं घरेलू इलाज हैं, तो आपके एरिया में उसको कैसे किया जाता है, उसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहला क्या, पेन यानी दर्द हो रहा है किसी को, तो जो दर्द होता है तो ये आदमी खुद से समझ जाता है, इसका कोई सिम्टम्स बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी उसमें क्या होता है तो रेस्टलेसनेस होगा, यानी आदमी को बेचैनी होगी, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे क्या होगा, मॉर्निंग एंड ग्रोनिंग, इसका मतलब होता है मॉर्निंग एंड ग्रोनिंग का कराहना। तो आदमी को दर्द होता है तो कराहता है, तो ये भी एक सिम्टम्स है किसका, दर्द का। ऐसे क्या, मसल्स स्पाज्म, मसल के अंदर क्या हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, तो ये भी दर्द की एक क्या सिम्टम्स हैं। हालांकि एक ही सिम्टम्स है कि आदमी को बेचैनी होती है, कराहता है, और उसको क्या है, उसको नींद नहीं आएगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा, खाने को मन नहीं करेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन स्लीप, उसको नींद नहीं आएगी। ऐसे डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, यानी अब वो उसका सर में दर्द हो रहा है तो किसी चीज़ को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, पढ़ेगा तो पढ़ने में ध्यान नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका कैसे इलाज किया जाएगा, सेल्फ केयर क्या है, तो टू मैनेज द पेन द फार्मासिस्ट में सजेस्ट फॉलोइंग एज होम ट्रीटमेंट। ये कह रहे हैं कि इसको पेन को मैनेज करने के लिए, यानी इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए फार्मासिस्ट ये सजेशन देगा, यानी पेशेंट को सजेशन देगा कि एज अ होम ट्रीटमेंट, यानी घर पे आप अपने पेन का कैसे इलाज कर सकते हैं, अपने दर्द को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है ना, इसको एक बार बता दिया। अब जितने भी आगे हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे वो हाँ हर जगह सेल्फ केयर के बाद आप जो पॉइंट है इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या एडवाइस देगा, तो एक टॉवेल रेप्ड कोल्ड पैक और आइस शुड बी यूज टू रिड्यूस पेनफुल स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन कॉज्ड बाय इंजरी। ये कह रहे हैं कि कोई इंजरी हो गई, कहीं पे जख्म लग, कहीं पे घाव लग गया, चोट लग गई, तो वहाँ पे क्या होता है, सूजन हो जाता है, फिर दर्द होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो उसको कह रहे हैं कि उस इन्फ्लामेशन को और उस सूजन को कम करने के लिए, उस दर्द को कम करने के लिए क्या करेगा कि कोई कपड़ा लिया, कोई तौलिया लिया, उसके अंदर क्या ठंडा पानी, खूब ठंडा पानी उसके अंदर डाल दिया, या कोई बर्फ़ लेके उसमें लपेट दिया, फिर उससे क्या करेगा, सिकाई करेगा उस जगह को। तो एक तो ये कर सकता है, उससे भी उसको रिलीफ मिलेगा, सूजन कम हो जाएगा। ऐसे ही टू रिलीव मसल्स स्टिफनेस हीटिंग पैड्स शुड बी अप्लाइड और वार्म बाथ शुड बी टेकन। हीटिंग पैड्स क्या होता है, तो एक थैला जैसा बना रहता है, उसके अंदर कोई लिक्विड होता है और उसमें फिर तार निकला रहता है, उसको गर्म कर देते हैं, तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है और बहुत देर तक वो गर्म रहता है, तो उससे सिकाई करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, वार्म बाथ शुड बी टेकन, और क्या कहते हैं, गर्म पानी से उसको धुल लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से भी क्या है, उसको मतलब राहत मिल सकती है। ऐसे ही दिस थिंग्स ट्रिगर शुड बी अवॉइडेड लाइक नॉइज, शार्प लाइट, स्ट्रेस, लैक ऑफ रेस्ट एंड स्लीप। ये कह रहे हैं वो चीज़ें जो मतलब इसको ट्रिगर कर रही हैं, यानी दर्द बनने का कारण बनती हैं, जिनकी वजह से दर्द होता है, तो उससे क्या करना, बचना है। जैसे कि बहुत तेज़ शोर शराबा होता है तो उससे भी दर्द होता है, डीजे चल रहा है बहुत तेज़ तो उससे भी दर्द होने लगता है, तो उससे बचना है। बहुत तेज़ लाइट है उससे बचना है, स्ट्रेस से बचना है। ऐसे ही क्या कहते हैं, कम आराम कर रहा है आदमी दिन भर काम कर रहा है, 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा, तो फिर भी सर में दर्द हो सकता है। कम सो रहा है तो सर में दर्द हो सकता है। तो जो भी चीज़ें कारण बनती है उसको छोड़ना है। ऐसे ही क्या कहते हैं, लाइट एक्सरसाइज शुड बी डन ऑन ए रेगुलर बेसिस, और ये भी कहेंगे अपने पेशेंट से कि आप रोजाना क्या एक्सरसाइज करिए। ऐसे एनाल्जेसिक बाम शुड बी यूज्ड, और बहुत सारे बाम वगैरह आते हैं तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसे क्या कहते हैं, एरोसोल आता है, यानी स्प्रे करने के लिए आता है, तो एनाल्जेसिक होता है, वो भी दर्द को खींच लेता है, तो आप स्प्रे भी करने के लिए कह सकते हैं अगर घर में हो, ठीक। ऐसे अब कफ है तो इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो कंजेस्टेड और रनिंग नोज, यानी नाक या तो जाम हो जाएगी या तो नाक क्या है बहेगी। ऐसे उसमें कफ करेगा आदमी, यानी खांसेगा। ऐसे ही गले में खराश होगा। ऐसे ही सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है, आदमी को छींक आएगी। और क्या, कफिंग आउट ब्लड और स्प्यूटम, आदमी खांसेगा तो उसमें ब्लड आ सकता है, स्प्यूटम यानी बलगम आ सकता है। सेल्फ केयर क्या है, फार्मासिस्ट क्या सजेशन देगा कि आदमी घर पर रहते हुए कैसे अपना इलाज करे, तो इनहेलेशन ऑफ वार्म स्टीम, यानी इसका तरीका ये है कि पानी को गर्म करे और उसकी भाप ले, यानी कोई चादर वगैरह से ढक ले और भाप को लेना, तो ये भी फायदा करता है। तो क्या है, टेकिंग वार्म बेवरेजेस सच एज ब्लैक टी, यानी कह रहे हैं कि जो गर्म चीज़ें होती है पीने वाली तो उसको भी यूज़ करेगा। जैसे कि क्या कहते हैं, ब्लैक काली चाय आती है, तो वो भी खांसी के लिए क्या है, अच्छा है। उसके अंदर अदरक वगैरह हो, काली मिर्च हो, लौंग हो, ये सारी चीज़ें फ़ायदा करती हैं। ऐसे यूज़ ऑफ जिंजर, क्लोव, कार्डामोम, लेमन विद हनी, ऐसे क्या कहते हैं, आदमी जिंजर का यूज़ करे, अदरक का यूज़ करे,
क्या कहते हैं लौंग का यूज़ करें, इलायची को मुंह में रखे रहे तो उससे भी क्या है खांसी में आदमी को राहत मिलती है। और शहद के अंदर यानी हनी के अंदर लेमन को डाल के उसको चाटेगा तो उससे भी फ़ायदा होता है। ऐसे ही लोजेंजेस यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि स्ट्रेप्सिल आता है, विक्स वगैरह की गोलियाँ आती हैं तो उसको यूज़ कर सकता है। अब कोल्ड है यानी किसी को ठंडी लग गई, कोल्ड में क्या होता है आदमी का नाक वगैरह बहता है, इसको सर्दी बोलते हैं कि सर्दी हो गया, कहीं पे नज़ला ज़ुकाम बोलते हैं। तो उसमें सिम्टम्स क्या होंगे तो आदमी को छींक आएगी, नाक उसकी क्या है बहती रहेगी बार बार, गले में खराश होगा, अच्छा सा नहीं लगता, जैसे ना लगता है कि गले में क्या है कुछ अटक गया है क्या, पता नहीं कैसा लगता है, तो वो एक सिम्टम्स है उसका। ऐसी कफ उसको खांसी आ सकती है, सर में दर्द हो सकता है, फीवर भी हो जाता है, ऐसे ही नेजल कॉन्जेशन हो जाता है, नाक जाम हो जाएगी। तो इसमें क्या करेगा तो गार्गलिंग विद साल्ट वाटर, यानी क्या कहते हैं गर्म पानी के अंदर आधा चम्मच क्या कहते हैं नमक डाल देगा और उससे फिर गरारा करेगा। ऐसे ही क्या कहते हैं भाप लेगा, उससे भी सर्दी में फ़ायदा करता है ये भी, ठीक है, गर्म भाप लेगा, ठीक है। यूज़ ऑफ टॉपिकल ऑइंटमेंट लाइक विक्स वेपोरब, ऐसी क्या कहते हैं जो विक्स आता है ना वेपोरब यानी वो लगाने वाला, तो उसको लेकर रगड़ लेते हैं, लगा लेते हैं तो उससे भी फ़ायदा होगा। ऐसे ही टेकिंग एनफ वाटर, और क्या पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएगा, इसलिए कि जब नाक वगैरह बहती है तो उसमें बहुत सारा फ्लूइड निकल जाता है, तो उस फ्लूइड को रिप्लेस करने के लिए यानी वापस से लाने के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएगा, वरना पता चला कि उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही डायरिया जो है, डायरिया आप जानते हैं यानी लूज मोशन हो गया, इसके क्या सिम्टम्स होंगे तो लूज एंड वाटरी स्टूल, यानी आदमी एकदम पानी की तरह से टट्टी करेगा, ठीक। और अगर ये एक दिन में 3 मरतबा से ज़्यादा करता है, यहाँ पे 3 छूट गया है, मोर देन 3 टाइम्स, क्या है मोर देन 3 टाइम्स अ डे, दिन में एक दिन के अंदर 3 मरतबा से ज़्यादा अगर वो क्या है पतला पतला सा टट्टी कर रहा है तो इसका मतलब उसको लूज मोशन है। ये तो नॉर्मल मतलब ये सिम्टम है। ऐसे क्या इन सीवियर डायरिया दिस सिम्टम्स में भी ऑब्जर्व, और अगर डायरिया बहुत तगड़ा है तो फिर ये सिम्टम्स भी आ सकते हैं, आदमी को बुखार हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। ऐसे क्या कहते हैं स्टोमक में दर्द होगा, ब्लड इन फेसेस, टट्टी करेगा तो उसमें क्या है ब्लड आ सकता है। ऐसे क्या होगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी उसके अंदर। सेल्फ केयर में क्या करेगा तो ड्रिंकिंग एनफ वाटर टू अवॉइड डिहाइड्रेशन, तो पानी की कमी ना हो जाए, यानी डिहाइड्रेशन बहुत खतरनाक होता है। पूरे बॉडी में तकरीबन समझ लीजिए हर पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। अगर पानी बॉडी से निकल जाए तो बॉडी के जो पार्ट्स हैं ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे, तो उसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अगर पानी की कमी ना हो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, तो उससे बचाना, इसलिए ज़्यादा पानी पीना डायरिया कंडीशन में। ऐसे ही क्या कहते हैं बारात डाइट शुड बी टेकन, ये बारात याद करने के लिए आपको दिया गया है, बारात को यूज़ करना चाहिए आपको। बारात में क्या बी से आपको बनाना यूज़ करना, आर से राइस यूज़ करना, ए से एप्पल सॉस यानी सेब की चटनी यूज़ करना, ऐसे टी से टोस्ट आता है ना, ब्रेड आता है, तो उसको यूज़ करना है, तो वो फ़ायदेमंद रहता है डायरिया में। ऐसे लेग्जेटिव जो चीज़ें हैं जो लेग्जेशन कॉज करती हैं, जो मतलब क्या कहते हैं कॉन्स्टिपेशन वगैरह को दूर करने वाली जो दवाएं होती हैं उससे बचना है, ठीक है। वो क्या करती है मतलब स्टूल को हल्का करती हैं, ढीला करती हैं, तो एक तो पहले से ढीला और ले लेंगे तो और ज़्यादा ढीला कर देंगी, तो ऐसी चीज़ों से बचना है, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, अंजीर हो गया, ऐसे टाइप की और चीज़ें हैं। और इसमें क्या यूज़ करना है तो दही यूज़ करना चाहिए, पुदीना यूज़ करना चाहिए, तो ये सब क्या है अच्छा होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है किसी को तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे तो लेस देन 3 टाइम्स डेफिकेशन इन अ वीक, यानी एक हफ्ते के अंदर अगर 3 मरतबा से कम वो टट्टी कर रहा है, 3 मरतबा से कम टॉयलेट जाके मतलब अपना वो मलमूत्र जो भी है निकाल रहा है, अगर समझ में आ रही बात। यहाँ पे डेफिकेशन का मतलब पेशाब करना नहीं है बल्कि पाखाना करना है। अगर वो 3 मरतबा से कम कर रहा है एक वीक के अंदर तो इसका मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन है, उसको कब्ज है। ऐसे क्या कहते हैं ड्राई एंड हार्ड स्टूल, वो कर रहा है तो बहुत ज़्यादा, ये 3 मरतबा तो ये अलग बात हो गई। इसके अलावा अगर वो रोज़ाना कर रहा है लेकिन बहुत हार्ड उसका स्टूल निकल रहा है, बहुत हार्ड निकल रहा है, एकदम सूखा हुआ निकल रहा है, बहुत टाइम लगाना पड़ रहा है, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन है। ऐसे ही डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल, ऐसा जब वो मतलब डिफिकेशन कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है बहुत उसको दर्द हो रहा है, ठीक है, तो ये भी एक मतलब सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन का। ऐसे ही पेन इन स्टोमक और क्रैम्प्स, या तो स्टोमक के अंदर दर्द हो रहा है, असल में यहाँ पे स्टोमक बोल के पेट मुराद लिया है, लेकिन ये मतलब ऊपर से जो हम लोग जिसको पेट बोलते हैं वो मुराद है, वरना असल पेन स्टोमक में नहीं होता बल्कि इंटेस्टाइन में होता है। समझ में आ रही बात, यहाँ पे असल में होना चाहिए इंटेस्टाइन, लेकिन नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है तो वही लिखा गया, ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है या मरोड़ हो रहा है तो ये भी एक तरीके से सिम्टम्स है किसका, कॉन्स्टिपेशन का। तो इसमें क्या करेंगे कॉन्स्टिपेशन में
तो क्या कहते हैं टू इंक्रीज वाटर इनटेक, सबसे पहले क्या पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ऐसे ही जिस खानों के अंदर फाइबर ज़्यादा है उसको लेना है, इसलिए आपको साग सब्जी ज़्यादा खाना है, मीट वगैरह जो है इस टाइप की चीज़ों को छोड़ना है, ठीक है। और फाइबर वाले जैसे कि अगर आपको मिल जाए, क्या कहते हैं मैंने एक बार और भी बताया था, जौ की रोटी खाइए, बहुत अच्छा होता है कि इससे पुराना से पुराना कब्ज हो आपको निकाल देगा। ऐसे ही क्या कहते हैं आपका आता है अंजीर, अगर आधा किलो भी अंजीर खा लेते हैं आपका मतलब कितना लगेगा 200 से 400 रुपया, 400 के करीब आपको आधा किलो मिल जाएगा। अगर उतना भी खा लेते हैं तो आपका पेट मतलब काफ़ी अच्छा हो जाता है, और अंजीर तो बहुत फ़ायदेमंद होता है वैसे भी। ऐसे ही अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसमें सौंफ खाइए, बल्कि सौंफ तो हमेशा खाना चाहिए, आंखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, कब्ज़ वगैरह नहीं बनने देता है। ऐसे ही फल वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, तो इस सारी चीज़ें क्या है आपको कब्ज़ नहीं बनने देंगी, ठीक है। ऐसे इनटेक ऑफ मोर वेजिटेबल्स फ्रूट इन डाइट आ भी गया यहाँ पे, अपने डाइट में क्या है वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, फ्रूट खाइए, ठीक। ऐसे ही अवॉइडिंग इनटेक ऑफ हाई फैट फूड्स, यानी वो खाने जिसके अंदर फैट ज़्यादा है उससे बचना है, जैसे कि और इसके अलावा मीट्स वगैरह हो गए, अंडा हो गया, उससे भी बचना है, ठीक। यानी जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है उससे भी बचना है आपको। और क्या एक्सरसाइज करना है डेली बेसिस पे, और क्या है वॉकिंग आफ्टर टेकिंग मील्स। ऐसे जिनको लोगों को दिक्कत हो रही है तो वो खाना खाने के बाद तुरंत न बैठ जाएं, तुरंत सोना नहीं चाहिए, बल्कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलना चाहिए उनको, तो ये भी क्या कहते हैं फ़ायदा देता है, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है। ऐसी वोमिटिंग, अगर किसी को वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, तो उसको वोमिटिंग का क्या सिम्टम्स हैं, तो एम्प्टिंग ऑफ पहले समझिए कि वोमिटिंग बोलते किसको हैं, तो एम्प्टिंग ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू माउथ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, ठीक है। तो ये इसका सिम्टम्स है, यानी जो हमारे पेट के अंदर है वो हम चाहें तो बाहर निकले या बिना हमारे चाहे अगर बाहर निकल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वोमिटिंग। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम्स है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स उससे पहले भी आ सकते हैं, यानी उल्टी आने से पहले कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं एब्डोमिनल पेन होता है, यानी जब आदमी को मतली उतली जाती है तो पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, ऐसे ही उसका पल्स बढ़ जाता है, उसका जो मतलब नब्ज है वो क्या होता है बढ़ जाता है। सेल्फ केयर क्या है, तो क्या कहते हैं टेकिंग लिक्विड्स ग्रेजुअली, यानी ये नहीं कि जैसे आपको उल्टी आ गई तो तुरंत खूब ज़्यादा पानी पीना नहीं, बल्कि थोड़ा सा पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके फिर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए पानी, ठीक है। और क्या करना है, सॉलिड फूड शुड बी अवॉइडेड, सॉलिड जो मतलब खाने होते हैं, जो हार्ड टाइप के खाने हैं उनको अभी नहीं खाना, रोटी चावल मत खाइए, लिक्विड वगैरह जूस वगैरह पीजिए, ठीक है। और क्या करना, सिट्रस फ्रूट्स शुड बी टेकन इन लो अमाउंट, ऐसे ही जो खट्टी चीज़ें हैं उसको लेना चाहिए, जैसे कि अंगूर हो गया, नींबू चाट लिया, तो इससे भी क्या है उल्टी को रोका भी जा सकता है। समझ में आ रही है, यानी अभी उल्टी आई नहीं है उससे पहले अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको उल्टी रुक सकती है। और दूसरी, अगर आपको आ चुकी है उसके बाद और मतलब ऐसा लग रहा है कि उल्टी आएगी तो भी आप ये चीज़ें यूज़ करिए। अब एक क्या कहते हैं एक बीमारी है फीवर, तो इसके क्या सिम्टम्स हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो सिम्टम्स है वो क्या है, टेम्परेचर आदमी का हाई हो जाता है। तो कब हम लोग मानते हैं, तो अगर टेम्परेचर उसका 100.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तब उसको हम लोग मानते हैं कि इसको क्या है बुखार है। और फिर क्या होगा, चिल्स पड़ेगा, यानी आदमी को ठंडा लगेगा, आदमी को कांपने जैसा हो जाएगा, ट्रेम्बलिंग होगा, ऐसे क्या होगा बदन में थकावट हो जाएगा, दर्द होगा, ऐसे आदमी को कमजोरी आ जाएगी, और क्या होता है हेडेक होता है। तो ये किसके सिम्टम्स हैं, ये फीवर के हैं, ठीक। अब इसमें सेल्फ केयर क्या है, टेकिंग मोर वाटर देन यूजुअल, यानी आदमी जितना पानी पी रहा था उससे ज़्यादा और पानी पिएगा। अगर नॉर्मल टाइप का बुखार है उसको तो वो ज़्यादा पानी पीने की वजह से भी ठीक हो सकता है, ठीक है। और क्या करना चाहिए, तो क्या कहते हैं घर पे आमतौर से घरों पे क्या पैरासीटामोल रखा रहता है, एस्पिरिन होता है तो उसको ले सकता है। और क्या काम वगैरह ना करे इस टाइम में, इसलिए कि अभी तो उसको कमजोरी है, काम करेगा तो और ज़्यादा दर्द वगैरह होगा, बीमारी बढ़ सकती है, तो इसलिए उसमें आराम करना चाहिए। सोर थ्रोट का मतलब होता है कि गले में खराश हो रहा है, ठीक है, गले में खिचखिच हो रही है, तो उसमें उसके क्या सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम्स में भी डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट कॉज, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। एक उसमें जो कुछ सिम्टम्स हैं जो कॉमन हो सकते हैं वो क्या है, ईचीनेस होगा, यानी खुजली सी होगी, उसमें इरिटेशन सा होगा, बर्निंग होता है, उसमें जलन सा होता है, इरिटेशन होता है, ठीक। अब इसके सेल्फ केयर क्या है, यानी कैसे इसका इलाज किया जाएगा, तो इनटेक ऑफ लेमन टी, ये ली नहीं है ये टी है, ठीक है। लेमन टी आदमी पिएगा, यानी चाय के उसके अंदर नींबू डाल के पीना चाहिए। ऐसे लोजेंजेस आते हैं, जैसे विक्स की गोली आ जाती है, स्ट्रेप्सिल वगैरह चीज़ें हैं वो ले सकता है। ऐसे क्या कहते हैं साल्टेड वाटर यूज़ करेगा, यानी साल्टेड वाटर से लेके, यानी वो वाटर जिसके अंदर क्या है, यानी पानी के अंदर नमक मिला हुआ है तो उस पानी को लेके उससे कुल्ली वगैरह करेगा तो भी फ़ायदा हो सकता है उससे। ऐसे क्या टेकिंग वाटर टाइम टू टाइम, यानी बार बार पानी पिएगा,
ताकि जो गले का ड्राइनेस ना हो, यानी ड्राइनेस से बचाया जा सके। ऐसे क्या है, आराम करेगा आदमी, ठीक है। यानी जैसे कि मान लीजिए मुझे गले में खराश हो रहा है और मैं पढ़ा रहा हूँ और मतलब 1 घंटा की मैं क्लास ले रहा हूँ, 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, तो वो मेरा फिर ठीक नहीं होगा और बढ़ते जाएगा, फिर खांसी होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं जैसे टीचिंग हो गया, कोई स्पीकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो ऐसी चीज़ों से उसको बचना चाहिए। ऐसे क्या कहते हैं, जो एलर्जेंस हैं उससे भी क्या है आदमी को अवॉइड करना चाहिए, जिसकी वजह से गले में खिचखिच हो रही है, तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे कि डस्ट हो गया, पोलन हो गया, ठीक है। अब एक टॉपिक है स्किन डिसऑर्डर। तो स्किन डिसऑर्डर यानी जो हमारी ये खाल है, चाहे वो कहीं के भी हो, चाहे चेहरे पे हो, तो उसकी जो बीमारियां हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो उसमें क्या मतलब सिम्टम्स होंगे, तो ड्राइनेस ऑफ स्किन, यानी जो हमारी स्किन है वो क्या हो जाएगी, सूखी सूखी हो जाएगी, खुरखुरा एकदम क्या खुरदुरू सी लगने लग जाती है, वो क्या कहते हैं मुलायम सी नहीं रहती है, ठीक है, प्लेन नहीं रहती है। और क्या होगा, ओपन सोर, यानी यहाँ पे कहीं पे जख्म हो सकता है, और ऐसे अल्सर हो सकता है, ऐसे रैशेस हो सकते हैं। रैशेस का मतलब ये समझिए कि कहीं कहीं पे धब्बे पड़ जाते हैं, तो धब्बे पड़ गए जैसे लाल लाल से, तो वो भी क्या, तो ये भी एक क्या डिसऑर्डर, तो ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है। ऐसे रेड एंड वाइट पस फील्ड ब्लिस्टर्स, यानी ये कि कहीं पे दाने हो गए जो बिल्कुल क्या है ऊपर से लाल लाल हैं, और क्या कहते हैं बिल्कुल लाल लाल से और पीले पीले से जो उसके अंदर पस भर जाता है, तो ये भी एक स्किन डिसऑर्डर है। डिसकलर्ड पैचेज, यानी दूसरे कलर का बहुत सारा क्या चकत्ते हो जाते हैं जगह जगह, तो वो भी क्या हो सकता है, तो वो भी एक सिम्टम्स है किसका, स्किन डिसऑर्डर का। अब इसका सेल्फ केयर क्या है, तो शुगर और डेयरी प्रोडक्ट्स शुड बी अवॉइडेड, तो आदमी को उसमें चीनी कम खाना चाहिए। ऐसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको भी, उससे भी बचना चाहिए, यानी दूध दही से बनी हुई चीज़ों को कम यूज़ करना चाहिए। ऐसे स्किन हाइजीन शुड बी मेंटेन, और जो हमारी खाल की जो मतलब क्या कहते हैं सफाई है उसको मेंटेन करना चाहिए। ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिससे क्या बैक्टीरिया वगैरह जो वायरस जिनकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, फंगस वगैरह हैं, तो उसको मतलब वो वहाँ पे न रह पाएँ। ऐसे क्या फैट्स एंड हाई प्रोटीन डाइट शुड बी अवॉइडेड, यानी ऐसा खाना जिसके अंदर फैट है या बहुत ज़्यादा प्रोटीन है उससे भी बचना चाहिए। ऐसे क्या कहते हैं, बॉइल्ड वाटर विद नीम लीव्स शुड बी यूज टू वॉश द अफेक्टेड एरिया। ये कह रहे हैं जहाँ पे मतलब मान लीजिए यहाँ पे दाने हो गए, बहुत सारे दर्द हो रहा है, तो उस एरिया को क्या करना है, नीम का जो पत्तियाँ होती हैं उसको क्या करेंगे, पानी में उबालेंगे और फिर उस पानी से उसको धुलेंगे, तो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो मर जाते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या दवाएं पढ़ रहे हैं, जो घरेलू इलाज हैं, तो घरेलू इलाज में यही सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। ऐसे ही क्या है, टेकिंग एनफ वाटर टू प्रिवेंट ड्राइनेस, यानी स्किन में ड्राइनेस हो रही है तो उसमें क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगे। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीम्स एंड सोप्स शुड बी अवॉइडेड, और बहुत सारी टाइप की अलग अलग टाइप की पता चल रहा है कि बीमारी हो गई, थोड़ा सा चेहरे में थोड़े से मुहासे हो गए, अब 10 तरह की क्रीम लगाई जा रही है, तो वो जो ठीक होना था वो और ज़्यादा क्या है, वो वर्स हो जा रहा है और ख़राब हो जा रहा है। या तो 5-6 तरीके की क्या है साबुन वगैरह लगाने लग जा रहा है कोई आदमी। 1-2 यूज़ करिए, एक यूज़ करिए, हो सकता है उससे फ़ायदा हो जाए, ठीक है। अब एक टॉपिक है ओरल हेल्थ, यानी मुंह से जो हमारी मुंह की हेल्थ है, मुंह के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा माउथ कैविटी आ जाएगा, हमारे गम्स आ जाएंगे, डेंटल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो 3 बीमारियों के बारे में पढ़ना, माउथ अल्सर, डेंटल और गम। तो इसमें क्या होता है, जो माउथ अल्सर है, अल्सर आप पढ़ चुके हैं, यानी जख्म वगैरह हो जा रहा है, तो उसका सिम्टम्स क्या है, तो मुंह के अंदर दर्द होगा। ऐसे ही इंक्रीज सेंसेशन वाइल ब्रशिंग टीथ, यानी जब आदमी क्या करे, ब्रश करेगा तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेंसेशन होगा, बहुत ज़्यादा जलन टाइप का होगा। ऐसे फीलिंग ऑफ पेन एंड इरिटेशन ऑन ईटिंग स्पेशली स्पाइसी एंड साल्टी फूड, और क्या कहते हैं, जब आदमी खाना खाएगा, खास तौर से जो मतलब मसालेदार चटपटी चीज़ें हैं और नमकीन वाली चीज़ें, उसको जब खाएगा तो आदमी को क्या होगा, बहुत दर्द हो उसका, तो आदमी को क्या होगा, दर्द की फीलिंग होगी और इरिटेशन होगा, बहुत तेज़ जलन होगा, जैसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा उसने मिर्च खा ली हो। तो इसका सेल्फ मेडिकेशन क्या है, तो माउथ शुड बी रिंस्ड विद वार्म साल्ट वाटर, यानी पानी के अंदर नमक डाल के उसको गर्म करेंगे या गर्म पानी के अंदर नमक डालेंगे और फिर उससे क्या करेंगे, मुंह को धुलेंगे। ऐसे ही जो स्पाइसी खाने हैं उससे बचना है। ऐसे ही मुंह की सफाई को मेंटेन करना है, यानी ये नहीं कि अगर कुछ हो गया तो छोड़ दिया मुंह को, ऐसे ही छोड़ दिया नहीं, बल्कि क्या करेंगे, आप ब्रश नहीं कर सकते, उससे कट लग रहा है, तो जो क्या कहते हैं पेस्ट है आपका, उसको मुंह में लेके कुल्ला कर लीजिए, समझ में आ रही बात, उसको मुंह में लेके कुल्ली कर लेंगे, तो उस तरीके से मुंह की सफाई मेंटेन की जा सकती है। ऐसे ही जो टॉपिकल एनेस्थेटिक शुड बी यूज्ड लाइक ओरा जेल और एनबेसोल, ऐसे ही जो क्या कहते हैं, जो मतलब एनेस्थेटिक टाइप की दवाएं आती हैं, यानी जो आप उसको मुंह में लगा लेते हैं, उससे कुल्ली कर लेते हैं तो आपको सेंसेशन नहीं होगा, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ओरा जेल आता है और एनबेसोल आता है।
अब एक टॉपिक है इसके अंदर डेंटल पेन यानी दांतों के अंदर दर्द हो रहा है तो उसका क्या मतलब सिम्टम है, तो वो तो जाहिर सी बात है, दांतों के दर्द है तो दांतों में दर्द एक सिम्टम्स हो गया। ऐसे ही सर में दर्द हो सकता है, ऐसे ही स्वेलिंग अराउंड टीथ, और जो दांत हैं उसके इर्द गिर्द जो मतलब हमारा क्या कहते हैं मसूड़े हैं तो वहाँ पे सूजन हो सकता है। तो सेल्फ केयर क्या है, तो गार्गल विद वार्म साल्ट वाटर, तो जो क्या कहते हैं जो वो पानी जिसके अंदर नमक डाला गया है तो ऐसे गर्म पानी से क्या करना है, कुल्ली करना है, ठीक। और दूसरा क्या करना है, अगर मतलब मान लीजिए किसी साइड में इधर दर्द हो रहा है, तो मान लीजिए यहाँ साइड में इधर बहुत दर्द हो रहा है, सूजन हो गया, तो बर्फ़ को किसी कपड़े के अंदर लपेट के, किसी तौलिया के अंदर लपेट के उसको क्या करेंगे, सिकाई करेंगे, तो उससे जो सूजन वगैरह है वो कम हो सकता है, दर्द में कमी आ सकती है, ठीक है। कितना करेंगे, तो 20 मिनट तक तकरीबन इस तरीके से करना है, ठीक। और क्या करना, प्लेसिंग क्लो इन माउथ, और क्या कर सकते हैं, तो मुंह के अंदर क्या है, लौंग को लेके रख लीजिए, उसका जो ऑयल होता है क्लो ऑयल वो अच्छा होता है दर्द के लिए, तो उससे फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे ही क्या कहते हैं, जो क्लो का ऑयल होता है यानी जो क्या कहते हैं लौंग का तेल होता है, उसको रुई के अंदर भिगो के और रुई को उसके अंदर दबाने से भी राहत मिलती है, फ़ायदा होता है। ऐसे ही जो घरेलू दवाएं होती है जैसे पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, एस्पिरिन हो गया, तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है, उससे भी दर्द मतलब कम हो सकता है। एक टॉपिक और है गम स्वेलिंग, यानी जो मसूड़े हैं उसके अंदर क्या हो गया, सूजन हो गया है, तो इसके सिम्टम्स क्या है, तो जो मसूड़े हैं उसके अंदर सूजन हो जाएगा और बहुत इजीली क्या है ब्लीडिंग होने लग जाती है। यानी आपने थोड़ा सा कुछ खाना खाते हैं तो उसमें ब्लीडिंग होने लग जाती है। आपने क्या किया, अमरूद काट के खा रहे हैं तो उसी में पता चल रहा है कि खून लग जा रहा है। आप केला खा रहे हैं उसमें खून लग जा रहा है, सेब खा रहे हैं उसमें खून लग जा रहा है, ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करने में आपके क्या ब्लड निकलने लग जा रहा है, तो ये भी एक क्या है इसका सिम्टम है। ऐसे ही क्या कहते हैं मुंह से बदबू आती है, गंदी महक, यानी ऑर्डर यानी बेड ऑर्डर आता है, मुंह से गंदी सी महक आती है, तो वो भी क्या है एक सिम्टम है इसका, किसका, गम स्वेलिंग का। अब सेल्फ केयर में क्या है, तो ब्रशिंग ऑफ टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, यानी दिन में कम से कम 2 मरतबा क्या है ब्रश करना चाहिए। ऐसे ही माउथ शुड बी रिंस्ड विद वार्म साल्ट वाटर, और मुंह को क्या करना है, गर्म पानी से क्या करना, कुल्ली करना है, और ऐसा गर्म पानी जिसके अंदर नमक हो ताकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती हैं वगैरह है तो उसको भी क्या है बाहर निकाला जा सके, उसको रिमूव किया जा सके। ऐसे क्या है, इनटेक ऑफ विटामिन सी शुड बी इंक्रीज्ड, आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी को अपने डाइट में लेना चाहिए, यानी खट्टी चीज़ें खाएगा तो उससे उसको विटामिन सी मिल जाएगी। और क्या है, ब्रशिंग विद नीम ट्विग, ऐसी क्या कहते हैं जो नीम की मिसवाक आती है, नीम की दातुन आती है, दातुन तो जानते होंगे ना, मैं तो अभी उसी को करता हूँ, अगर मुझे मिल जाती है कहीं पे तो मैं करता हूँ, नहीं मिलती है तो फिर ब्रश तो करना ही है। तो आप नीम की दातुन करिए, नीम की जो मिसवाक आती है उसको करिए, तो ये दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो हमारे दांतों के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे क्या कहते हैं मसूड़ों के लिए ज़रूरी होते हैं, वो इसके अंदर मिल जाता है। इसके अंदर फ्लोराइड भी मिल जाता है और भी कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो मतलब दांतों को क्या है मजबूत बना के रखता है, और जो मसूड़े हैं उसको भी मजबूत करता है। अगर किसी के दांतों में सेंसेशन होता है, समझ में आ रही, किसी को सेंसेशन होता है यानी पानी लगता है ना, तो उसको चाहिए कि सुबह शाम रोज़ाना वो नीम की दातुन करे, इसको बोलते हैं ट्विग, क्या बोलते हैं, ट्विग। तो नीम की दातुन आती है उसको करे, या फिर एक दातुन आती है बबूल की, उसको करने से भी क्या है फ़ायदा होता है। ऐसे ही एक चिचिहड़ा होता है, एक पौधा होता है, मतलब छोटा छोटा इतना मतलब ऐसे ही बड़ा होगा 1.5-2 फीट 3 फीट का वो पौधा होता है चिचिहड़ा, तो उसकी जो जड़ होती है वो पीली पीली होती है, वो भी क्या है दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, पायरिया वाली जिससे बीमारी होती है, मुंह से बदबू वगैरह आती है, मसूड़ों में सूजन हो जाता है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो उसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8 यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।